चलो बताओ। अच्छा शाबाश फटाफट। एजुकेटेड मिडिल क्लास इस रिवोल्ट के अंदर न्यूट्रल थे। ये लोग न्यूट्रल क्यों थे बताओ शाबाश। देखो जो तू पॉइंट बोल रहा है ना कि ईएमसी ईस्ट इंडिया कंपनी रेवोल्यूशन ला सकती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी से तो खुद परेशान है। आप एक बात सोचो, इनको छोटी सी बात पता है एजुकेटेड मिडिल क्लास को कि अभी भारत के ऊपर रोल कौन कर रहा है? कंपनी। जो एक कंपनी है वो एक देश नहीं है। बात समझ में आ रही है? नहीं, वो एक कंपनी है, वो एक देश नहीं है। अब ये लोग क्या चाहते हैं कि यार ये कंपनी यहां से चली जाए और ब्रिटेन खुद आ जाए। ऐसा क्यों चाहते हैं? क्योंकि इनको लगता है कि यार कंपनी ना भारत के लोगों की एक्चुअल सिचुएशन ब्रिटेन में जाके नहीं बताती है कि भारत के लोगों की एक्चुअल सिचुएशन क्या है। लेकिन अगर ये कंपनी यहां से हट जाए और ब्रिटेन खुद भारत पे आ जाए तो फिर भारत मतलब वैसा हो जाएगा जैसे लंदन है या ब्रिटेन है। इनको ऐसा लगता है। यानी कि मेरी बात ध्यान से समझ के चलना, एजुकेटेड मिडिल क्लास 1857 के रिवोल्ट में न्यूट्रल क्यों रही है? क्योंकि इनको लगता है कि अभी तो कंपनी का राज था, कंपनी चली जाएगी, ब्रिटेन खुद आ जाएगा, और अगर ब्रिटेन आ जाएगा तो ब्रिटेन भारत को भी वैसा बना देगा जैसा खुद ब्रिटेन है। इसका मतलब इनको बहुत विश्वास है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। किसमें विश्वास है इनका? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में। सो पहला पॉइंट याद रखना, दे हैड फेथ इन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। They had faith in British Constitution. हाउ दे नो कि ब्रिटिश राज आएगा? अरे दिख नहीं रहेगा साफ साफ। हाउ दे नो का मतलब कमाल कर रहा है यार। सेकंड देखो, और बताओ भाई। अब एक चीज जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी से सोचते हैं कि ये चीज चलती रहनी चाहिए, वो क्या है? देखो, इन्होंने सबका टाइम देख लिया, राजाओं का राज भी देख लिया, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी का टाइम भी देख लिया इन्होंने, है ना। इन्होंने देखा कि यार कहीं ना जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, भले वो एक कंपनी है, लेकिन वो भारत के अंदर मॉडर्नाइजेशन तो कर रही है। कैसे? सबसे पहले तो एजुकेशन में, एजुकेशन के अंदर ब्रिटेन मॉडर्नाइजेशन लेकर आ रहा है। दूसरा टेक्नोलॉजी में, रेलवे आ रहा है भारत में, टेलीग्राफ आ रहा है भारत में, सब कुछ आ रहा है भारत के अंदर, ठीक है। तीसरा, कहीं ना कहीं इन्हें उम्मीद है कि लोगों के पास फंडामेंटल राइट्स होंगे, भारत के अंदर इलेक्शंस होंगे, भारत में चुनी गई सरकार आएगी, इन सबको ये पूरा विश्वास है। यानी कि इनको लगता है कि अगर ब्रिटेन भारत में रूल करने आएगा तो भारत के अंदर मॉडर्नाइजेशन रुकेगी नहीं, चलती रहेगी। और क्योंकि राजाओं ने तो आज तक इस देश को मॉडर्न करने के लिए कुछ भी नहीं किया, कोई कदम नहीं उठाया, बस अपना खजाना भरते रहे राजा, टैक्स उठा उठा के। सो सेकंड रीजन लिखेंगे इसके अंदर, दे, ये क्यों न्यूट्रल रहे? दे डिड नॉट वांटेड, they did not wanted to stop the stream of modernization। ये लोग नहीं चाहते कि वो मॉडर्नाइजेशन जो अब ब्रिटेन के आने से भारत में स्टार्ट हुई है वो रुक जाए बेसिकली। इस रिवोल्ट के अंदर कोई मेन लीडर होता तो रिवोल्ट को आगे लेके जा रहा होता, तो क्या ये मिडिल क्लास फैमिली मतलब एजुकेटेड मिडिल क्लास है जो लीडर को तो कभी भी ना करते, ये राजा को ये कभी सपोर्ट ना करते, बिकॉज इनको लगता था कि क्या राजा कर क्या रहा है। कोई संविधान नहीं है देश में, लोगों के पास कोई अधिकार नहीं है, कोई चुनाव नहीं होते इस देश में, राजा का बेटा राजा बनता जा रहा है, ऑटोक्रेसी है ना। सो इनको क्या चाहिए? देखो ध्यान रखना, ये जो सिस्टम होता है जिसमें राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा बनता है, इसको या तो मोनार्की बोल देते हैं, या जब ऐसा होता है ना कि पूरे देश में एक बंदे का राज चलता है तो उसको ऑटोक्रेसी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? ऑटोक्रेसी। लेकिन अगर देश के अंदर सभी का मतलब पब्लिक का राज चलता हो, पब्लिक का, कि पब्लिक डिसाइड करेगी कि हमारे देश में किसकी सरकार बनेगी किसकी नहीं, तो उसको क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी। क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी। जब पावर पब्लिक के पास हो तो डेमोक्रेसी, और जब पावर एक बंदे के हाथ में हो तो ऑटोक्रेसी। इज इट क्लियर? सो एजुकेटेड मिडिल क्लास क्या सपना देख रहा है कि भारत ऑटोक्रेसी से कहां चला जाएगा? डेमोक्रेसी। और वैसा कब होगा? जब भारत के अंदर ब्रिटेन खुद राज करने आएगा। इज इट क्लियर? सो अब देखो बच्चों, 1857 का रिवोल्ट जब खत्म हुआ ना, तो एग्जैक्टली ईस्ट इंडिया कंपनी, जैसे इन्होंने सोचा था ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से चली जाएगी और ब्रिटेन भारत पर राज करने आ जाएगा, एग्जैक्टली वैसा ही हो रहा है। 10 मई 1857 को रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्ट हुआ था। जुलाई 1858 के अंदर आके रिवोल्ट ऑफ 1857 खत्म हो गया था। जुलाई 1858 के बाद भारत के लिए ब्रिटेन ने पहला एक्ट पास करके भेजा है, और उस एक्ट के अंदर पहला पॉइंट यही है
कि भारत में से ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म कर दिया गया है और अब खुद ब्रिटिश सरकार भारत को रूल करेगी। रूल नहीं करेगी, एडमिनिस्टर करेगी। एडमिनिस्ट्रेशन भारत का कौन करेगा? ब्रिटिश सरकार। इज इट क्लियर? सो यहां से मेन स्ट्रीम हिस्ट्री आपकी स्टार्ट हो जाती है इस एक्ट से। अब यहां से एक एक क्लास इंपॉर्टेंट है, साथ साथ बने रहना, चीजों को समझ के चलना कि कोई चीज इतिहास में क्यों हो रही है। इज इट क्लियर? चलिए भाई, अच्छा तो अब हेडिंग डालिए आप सबसे पहले। पहला एक्ट भारत के लिए, या भारत का पहला संविधान है बच्चों ये, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। थोड़ा सा थ्योरी लिखेंगे फिर आगे लिखवाता हूं इसके अंदर। लिखो, आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857, आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857, power changed, power changed from East India Company, power changed from East India Company to British Crown, to British Crown. Power changed from East India Company to British Crown. But the philosophy of, but the philosophy of suppression and exploitation, ये वो दो मेथड जिनसे ब्रिटेन भारत को रूल करता है। सप्रेशन मतलब दबा के रखना, एक्सप्लॉइटेशन मतलब लूटना, बस एक्सप्लॉइट करना इनको। बट द फिलोसफी ऑफ सप्रेशन एंड एक्सप्लॉइटेशन continued, continued, which was evident, which was evident from the acts of, which was evident from the acts of 1858 and 1861, which was evident from the acts of 1858 and 1861. ठीक है जी, Yes. चलो अब स्टार्ट करते हैं। अच्छा एक पॉइंट और लिख लो, चलो पहले फिर स्टार्ट करते हैं। दिस एक्ट वॉज अनाउंस्ड बाय, दिस एक्ट वॉज अनाउंस्ड बाय लॉर्ड कैनिंग, दिस एक्ट वॉज अनाउंस्ड बाय लॉर्ड कैनिंग on 1st November 1858, on 1st November 1858 at Delhi Darbar, at दिल्ली दरबार। ध्यान रखिएगा जी, इस समय तक, इस समय तक क्या, 1911 तक, 1911 तक भारत की कैपिटल क्या रहेगी? कलकत्ता। भारत की कैपिटल क्या रहेगी? कलकत्ता। 1911 में भारत की कैपिटल को कलकत्ता से शिफ्ट करके क्या बनाया जाएगा? दिल्ली। इज इट क्लियर? 1911 तक भारत की राजधानी क्या रहेगी? कलकत्ता। 1911 के बाद बनेगी दिल्ली। चलिए जी, अब समझेंगे एक्ट को अच्छे से, ठीक है। तो देखो बच्चों, एक्ट के अंदर तीन मेजर पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहां पे थोड़ा क्रिस्प में लिख लेंगे, फिर तीनों को डिटेल में समझेंगे, तीनों पॉइंट्स को। सबसे पहला पॉइंट तो था एंड ऑफ ड्यूअल गवर्नमेंट, एंड ऑफ ड्यूअल गवर्नमेंट। सेकंड है आईसीएस कमिश्नर्स का एपिसोड। और थर्ड एक चीज जो अच्छी हुई है भारत के लिए, ऐसा लग रहा है, वो है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट।
लिख लिया भाई सभी ने? अब इस पॉइंट की हेडिंग बना लीजिए जरा, फर्स्ट पॉइंट की। देखो बच्चों, एक बात और मैं बताऊं आपको स्टार्ट करने से पहले, मतलब कि अब हिस्ट्री स्टार्ट हो गई है तो पढ़नी तो पड़ेगी ना, और अगर पढ़नी है तो अच्छे से पढ़ने में ज्यादा फायदा है, क्योंकि कहीं ना कहीं मॉडर्न हिस्ट्री वापस से अपनी वेटेज गेन कर रहा है यूपीएससी के पेपरों में, और मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट हो जाते हैं अगर आपने थोरोली पढ़ रखी होगी तो। ठीक है, आप लोग ना हिस्ट्री को थोड़ा सा फील करना किस तरीके से, जब आप कोई भी पॉइंट पढ़ो ना, तो आप अपने आप को वो एजुकेटेड मिडिल क्लास का आदमी मान के पढ़ना, कि आप वो ईएमसी हो भारत के, जिनको अब भारत के लिए संघर्ष करना है। और अभी मैंने ये बताया नहीं है कि ईएमसी संघर्ष क्यों करेंगे, अभी तो मैं बताऊंगा आगे चल के आपको, पहले 2 एक्ट पढ़ लेते हैं फिर बताऊंगा मैं आपको कि वो संघर्ष क्यों करेंगे। लेकिन आप एक बात समझ लीजिए, ये जो एक्ट आ रहे हैं ना, अब देखो एक बात बिल्कुल क्लियर कट सी बात है, ये तो आज भी लागू होती है, तब भी लागू होती थी। हमारे देश का जो गरीब आदमी है, जो दिहाड़ी दप्पा करके अपना बेसिकली जिंदगी चलाता है, उसको ना बच्चों बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि सरकार किसकी है। ये सच्चाई है, उसको कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं पड़ता कि सरकार किसकी है। कोई सरकार आएगी तो उसके लिए एक आध स्कीम, कोई ना, हर सरकार गरीब आदमी के नाम पे कोई ना कोई स्कीम लेकर आती है जिससे उसको वोट चाहिए होता है बेसिकली, ये तो बात सच है। वोट तभी तो मिलने वाले हैं। कोई ना कोई सरकार अच्छा काम कर भी देती है, कोई ना कोई सरकार अच्छा काम नहीं भी कर पाती है। बट ना, आप प्रैक्टिकली सोचो, बाहर जो बंदा रिक्शा चला रहा है, जो चाय का काम कर रहा है, जो कुछ भी काम कर रहा है, उसे क्या ज्यादा फर्क पड़ता है कि सेंटर में या स्टेट में सरकार किसकी है? नहीं फर्क पड़ता। फर्क पड़ना कहां से शुरू होता है? मिडिल क्लास से। क्यों पड़ना शुरू होता है? सबसे पहले तो टैक्स को लेकर, कि भाई मैं कमा तो रहा हूं पैसा, मेरे को टैक्स कितना देना है, क्या बहुत ज्यादा टैक्स देना है या कम टैक्स देना है? या दूसरी बात है, अब मेरे पास तो पैसा ठीक ठाक आ गया, मेरी तो इनकम ठीक होगी, अगर मैं मिडिल क्लास का आदमी हूं तो मेरे को अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाना है। अच्छा पढ़ाने के लिए मेरे को क्या चाहिए? अच्छे स्कूल चाहिए। अच्छे स्कूल कौन बनाएगी? अच्छी सरकार बनाएगी। इज इट क्लियर और नॉट? उसके बाद, अब अगर मैं मान लो थोड़ा बहुत पैसा आ गया, अब मैं सरकारी में इलाज करवाने नहीं जाता, मैं इलाज करवाने कहां चला जाता हूं? प्राइवेट में। अब प्राइवेट हॉस्पिटल होना देश के अंदर या शहर के अंदर बहुत जरूरी हो गया फैसिलिटीज के मामले में, क्योंकि मेरे पास पैसा ठीक आ गया। लेकिन यार, अगर मैं सरकार को टैक्स देता हूं तो मैं ये नहीं चाहूंगा कि मेरे को सारी फैसिलिटी सरकारी हॉस्पिटल में मिले। मिलनी तो चाहिए, उसके लिए सरकार अच्छी होनी चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो ना कहीं आप ये देखिए कि मिडिल क्लास से वो रिलेशन शुरू हो जाता है कि सरकार कैसी है, किसकी नहीं है। उससे नीचे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बहुत ज्यादा का मतलब मेरा कि डायरेक्ट रिलेशन नहीं आप कभी पाएंगे। अब सुनो ध्यान से, अब आप जब हिस्ट्री पढ़ोगे ना, तो आप मिडिल क्लास के बंदे ही बन के पढ़ोगे, कि आप ग्रेजुएटेड मिडिल क्लास बंदे हो। अब आपको रिलेट करना है कि यार इस पॉइंट से अगर मैं तब होता तो मेरे को क्या फर्क पड़ रहा था। तो आप समझ पाओगे हिस्ट्री को, उनके दर्द को, उनके दुख दर्द को आप फील कर पाओगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वरना तो मैं पढ़ाता रहूंगा, तुम बैठे रहोगे, ऐसे कोई इंटरेस्ट नहीं बनेगा बात। अगर एक कनेक्शन बनाना है तो आपको फील करना पड़ेगा इन बंदों की जगह होकर, तब वो फील आएगा। सो अब देखो, ड्यूअल गवर्नमेंट है क्या बेसिकली, सबसे पहले तो ये समझते हैं। थोड़ा पीछे स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री को। देखो, 1757 में हमने एक बैटल देखा था, बैटल ऑफ प्लासी, है ना, जहां जो ब्रिटेन का बेसिकली कह लो आप, एक वो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्ट्रेटेजिक विक्ट्री थी, है ना, डिप्लोमेटिक विक्ट्री थी। उसके बाद आया था 1764 बैटल ऑफ बक्सर। ये प्रॉपर मिलिट्री विक्ट्री थी, ब्रिटेन की मिलिट्री विक्ट्री, है ना। ये थी डिप्लोमेटिक विक्ट्री। उसके बाद हमने देखा था, इस वॉर को खत्म करने के लिए 1765 में एक ट्रीटी साइन हुई थी बच्चों, जिसको बोलते थे ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, है ना, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। सुनते चलना भाई, इसको रिलेट करेंगे फिर तभी समझ में आएगा। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में क्या था कि बंगाल, बिहार, नहीं नहीं, और ओडिशा, इन तीनों प्रांतों के जो दीवानी राइट्स थे ना, दीवानी राइट्स मतलब टैक्स कलेक्ट करने के जो राइट्स थे ना, वो किसके पास चले गए थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। किसके पास चले गए थे भाई? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। उस दिन भी मैंने बताया था आपको
साल 1600 में एक कंपनी ट्रेड करने के लिए बनी थी। जब कोई कंपनी, जैसे आज भारत के अंदर कोई कंपनी अगर ट्रेड कर रही है तो वो सरकार को क्या देती है? टैक्स। वो कंपनी खुद टैक्स कलेक्ट थोड़ी करती है, सरकार को टैक्स पे करती है। सो निजामत राजाओं के पास थी। आप देखो 1600 के बाद, ये देखो इन 265 सालों में, 265 ईयर्स में क्या चेंज आ गया है? एक कंपनी जो पहले टैक्स दिया करती थी, अब वो कंपनी टैक्स कलेक्ट करेगी। क्या करेगी? कलेक्ट करेगी। टैक्स कलेक्ट करने का काम किसका होता है? सरकार का। सरकार का काम होता है। किसी भी देश को चलाने के लिए दो तरह के फंक्शन होते हैं। एक तो होते हैं पॉलिटिकल फंक्शंस, जिनसे देश का एडमिनिस्ट्रेशन होता है कि कानून कैसे बनेंगे, ये सब वो सब है ना। दूसरे होते हैं कमर्शियल फंक्शंस। कमर्शियल फंक्शन का मतलब होता है कि जैसे देश में बिजनेस कैसे बढ़ेगा, लोगों के पास टैक्स, देखो ना, लोगों के पास, लोगों का बिजनेस बढ़ेगा तभी लोग ज्यादा टैक्स पे करेंगे, लोग ज्यादा टैक्स पे करेंगे तो सरकार की कमाई ज्यादा होगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो एक देश को चलाने के लिए दो फंक्शन इंपॉर्टेंट होते हैं, पॉलिटिकल फंक्शन और कमर्शियल फंक्शंस। अब सरकार को कौन से फंक्शन आते हैं इनमें से? पॉलिटिकल फंक्शन। कमर्शियल फंक्शन किसको आते हैं? बिजनेस क्लास को, जो बिजनेसमैन करते हैं लोग। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब देखो, एक कंपनी जो सिर्फ बिजनेस करना जानती है, अब वो भारत की किस में एंटर कर गई है? एडमिनिस्ट्रेशन। किसके अंदर एंटर कर गई है? एडमिनिस्ट्रेशन में। जब ये काम स्टार्ट हुआ ना, भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे स्टार्ट हो गए थे। यानी कि आप देखो, बैटल ऑफ बक्सर के बाद पूरा बंगाल किसके पास चला गया था? ब्रिटिशर्स के पास। कार्नेटिक रीजन पहले ही चला गया था इनके पास बेसिकली। सो यहां से ईस्ट इंडिया कंपनी के पास क्या आ गई? दोनों तरह की पावर आ गई, बिजनेस करने की पावर भी और एडमिनिस्ट्रेशन की पावर भी। लेकिन वो तो कंपनी है, और कंपनी कैसे काम करने जानती है? कमर्शियल। क्या वो एडमिनिस्ट्रेशन करना जानती है? नहीं। इसके बाद क्या होता है बच्चों? इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ना धड़ल्ले से काम कर रही होती है और खूब पैसा लूट रही होती है। सो ईस्ट इंडिया कंपनी की वर्किंग को थोड़ा रेगुलेट करने के लिए एक एक्ट पास किया जाता है, जिसको बोलते हैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ये पहला एक्ट आया था, बेसिकली पहला एक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी की वर्किंग को थोड़ा सा कंट्रोल किया गया था कि तुम कर क्या रहे हो भाई, तबाही मचा दी तुमने तो। ठीक है, ट्रेड करो, दब के पैसा कमाओ। देखो, ब्रिटेन में बैठी ब्रिटिश सरकार को भी यह चाहिए कि ज्यादा काम करे, ज्यादा काम करेंगे तो ज्यादा टैक्स आएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? उनका भी फायदा है उसमें। लेकिन वो ये भी तो नहीं चाहते ना कि किसी भी कंडीशन पे कोई ऐसा काम हो जाए जैसे 1857 की क्रांति में होगा। भी वो कभी भी नहीं चाहेंगे ऐसा काम हो जाए, क्योंकि उनके भी तो बंदे मरते हैं उसमें, उनको भी तो कल को सरकार बनानी है अपनी वहां पे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब अगर ब्रिटिश सरकार के किसी, कोई एक सरकार है, मान लो लेबर पार्टी की सरकार है, उसके कार्यकाल में भारत के अंदर ब्रिटेन के 10,000 लोग मारे जाए, ब्रिटेन में उनकी सरकार टिक जाएगी? नहीं टिक सकती, सरकार गिर जाएगी। लोग कहेंगे हम क्या करें इस पैसे का, भाई हमारे तो बंदे मारे गए सारे। समझ रहे हैं आप बात को? ठीक है। सो अब क्या होगा? पहला एक्ट आया, इसके बाद बच्चों एक एक्ट और आया था, वो आया था पिट्स इंडिया एक्ट। पिट, विलियम पिट बेसिकली उस समय भारत, वहां इंग्लैंड का प्रधानमंत्री थे। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ये एक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेसिकली, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इस एक्ट के अंदर पता क्या हुआ था बच्चों? इस एक्ट के अंदर ना भारत के अंदर ड्यूअल गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश किया गया था। ड्यूअल गवर्नमेंट वाज एस्टेब्लिश्ड। इस एक्ट के अंदर क्या हुआ था? ड्यूअल गवर्नमेंट वाज एस्टेब्लिश्ड। नाउ व्हाट इज ड्यूअल गवर्नमेंट? ठीक है, अब देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी को ना, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर दो अलग अलग बॉडीज बना दी गई। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर दो अलग अलग बॉडीज बना दी गई। एक बॉडी का नाम रखा गया बच्चों बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और एक बॉडी का नाम रखा गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। क्या नाम रखा गया? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। इनको बीओसी बोलते थे, उनको सीओडी बोलते थे। अब ये काम क्यों किया गया भाई? ये काम किया गया है इस कंपनी के अंदर फंक्शंस को अलग अलग करने के लिए। कैसे अलग अलग करने के लिए? अभी मैंने बताया था कि देश को चलाने के लिए कितने फंक्शन चाहिए होते हैं? दो, पॉलिटिकल और कमर्शियल। समझ रहे हैं बात? सो इनको कैसे डिवाइड कर दिया गया? ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे ना, इनको दे दिए गए सारे के सारे पॉलिटिकल फंक्शंस। पॉलिटिकल कि अब यहां पर जब हमारा राज आ ही रहा है धीरे धीरे करके, हमारी यहां लड़ाइयां भी हो रही है, सो इस देश का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा ये तुम लोग डिसाइड करोगे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के लोग डिसाइड करेंगे। ठीक है,
और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को कहा कि तुम्हें कोई लेना देना नहीं एडमिनिस्ट्रेशन से, तुम खाली पैसा बनाओ। इन्हें दे दिए कमर्शियल फंक्शंस। कैसे फंक्शंस दे दिए इन्हें? कमर्शियल फंक्शंस। बात समझ में आई है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल को क्या दे दिया गया? पॉलिटिकल फंक्शंस। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को क्या दे दिया गया? कमर्शियल फंक्शंस। इनका काम है एडमिनिस्ट्रेशन करना और उनका काम है बिजनेस चलाना। कंपनी एक ही है, अभी देश नहीं आ गया, ब्रिटेन नहीं आ गया, कंपनी एक ही है। कंपनी के ही दो हिस्से कर दिए। दो हिस्से मतलब उनमें से कुछ लोगों को कुछ काम दे दिया, कुछ लोगों को कुछ काम दे दिया। नहीं नहीं, बढ़िया काम हो गया, बल्कि ये स्मूथ वर्किंग रहेगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये तो सही चीज है, गलत नहीं है कुछ भी है कि ठीक है पॉलिटिकल फंक्शन भी करने। अब देखो अगर बंगाल इनके कंट्रोल में आ गया है तो बंगाल को चलाना तो पड़ेगा ना। बंगाल को चलाने के लिए कानून पास करने पड़ेंगे, यानी कि पॉलिटिकल काम करने पड़ेंगे। तो ये बंदे करेंगे पॉलिटिकल काम, और तुम लोग पैसा छापने पे ध्यान दो कि पैसा कैसे बनेगा। बिजनेस बढ़ाओ भारत के अंदर और ज्यादा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ, यहां तक समझ में आ गया? दिस वॉज ड्यूअल गवर्नमेंट। ये क्या थी? ड्यूअल गवर्नमेंट विच वॉज एस्टेब्लिश्ड अंडर पिट्स इंडिया एक्ट 1784। यहां तक समझ में आ गया? यहां तक लिखा है कि नहीं लिखा है? नहीं लिखा है? लिखते चलो, साथ साथ कलम चलाओ बच्चों। उसमें अलग पॉइंट थे, वो एक अलग वीडियो में डाल के मैं बना दूंगा वो सारा चीज। उसमें कंपनी की वर्किंग को कंट्रोल किया गया था थोड़ा सा ना, कि कंपनी बहुत ज्यादा, जैसे प्राइवेट ट्रेड बहुत ज्यादा बढ़ गया था, कंपनी के बंदे अपने आप ही ट्रेड करे जा रहे थे, उससे ब्रिटेन को टैक्स नहीं जाता था। हाँ जी, डुअल गवर्नमेंट और डुअल सिस्टम यहाँ पर तो इसी की बात होती है। की रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में लिखो भाई, जिन्होंने नहीं लिखा जल्दी जल्दी लिखो। हाँ, डुअल वो अलग था ड्यूअल सिस्टम, वो जुडिशरी का और उसका था। जल्दी लिखो बच्चों। समझ में आ रहा है? थोड़ा और बड़ा करो इसको। लिखो फिर शाबाश। जल्दी लिखेंगे भाई, शाबाश। हाँ जी, चले आगे। लिख लिया सबने भाई? चलो, अब देखो बच्चों, ये जो ड्यूअल गवर्नमेंट थी ना, बेसिकली ये ड्यूअल गवर्नमेंट बीओडी और ये बीओसी और सीओडी वाली, देखो इस ड्यूअल गवर्नमेंट को ना, दिस ड्यूअल गवर्नमेंट वाज एंडेड बाय 1858 एक्ट एंड ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एबोलिश्ड। लिखो जल्दी से।
बाद में जब वो ब्रिटिश खुद करेंगे। अब वो परमिशन देंगे आगे कौन करेगा कौन नहीं करेगा। तो जो इसकी कंपनी जो चला रहे थे के मालिक थे या जो चलाते थे उनको आगे जाके गवर्नर बनाया नहीं नहीं अभी आएंगे वो, चिंता ना करो। चले आगे बच्चों, ठीक है। सो देखो क्या हुआ है, ड्यूअल गवर्नमेंट को खत्म कर दिया गया है बेसिकली भारत के अंदर 1858 के एक्ट से। अब बात यह आ जाती है कि सर फिर अब भारत का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा। इज इट क्लियर? पहले तो ड्यूअल गवर्नमेंट भारत को चला रही थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल पॉलिटिकल फंक्शन कर रहा था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कमर्शियल फंक्शन कर रहा था। इज इट क्लियर? पर सर अब भारत का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा, ठीक है, अब वो चीज समझेंगे हम लोग, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। देखो 1858 के एक्ट से बच्चों एक नया ऑफिस क्रिएट किया गया है जिसको बोलते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। एक नया ऑफिस क्रिएट किया गया है भारत के लिए, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। जैसे आप ऐसे समझो, मान लो भारत की सरकार क्या करती है ना, यहां से किसी भी कंपनी को, टाटा को या अंबानी को अडानी को, यहां से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करके कहीं अफ्रीका में किसी देश में भेज देती है, युगांडा भेज दिया, कहीं भेज दिया, जिम्बाब्वे भेज दिया कि जाओ वहां जाके ट्रेड करो, ठीक है, तुम हमें टैक्स देते रहना, हम तुम्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, कुछ भी दिक्कत हो गई तो। अब क्या हुआ, 200-250 सालों में वहां पे उन्होंने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया, पूरे देश के ऊपर ही कब्जा कर लिया। तो भारत की सरकार ने सोचा यार जब कब्जा हो ही गया है तो ये तो चला नहीं पाएंगे देश को, ये कैसे चलाएंगे, तो कंपनी है, देश को हम चला लेते हैं, इनको वापस बुला लेते हैं। तो बोले सही है, लेकिन अब ये तो है नहीं कि भारत की सरकार पूरी की पूरी उठ के वहां चली जाएगी खुद के खुद, फिर यहां कौन चलाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो क्या करेंगे, भारत में यहां हमारा जो मंत्रिमंडल है ना, जो मंत्री है, उनमें से ना एक बंदे की ड्यूटी लगा देंगे, एक बंदे की, कि भाई बात ऐसी है, तेरी जिम्मेवारी है उस देश के एडमिनिस्ट्रेशन करना। बात समझ में आई है? भारत के जितने मंत्री बनते हैं हमारे सेंटर में, किसी एक बंदे को अपॉइंट कर दिया कि तेरी जिम्मेवारी है युगांडा को लेकर जो भी कानून पास करने हैं, जैसे भी करने हैं, वो तू डिसाइड करेगा, वहां का एडमिनिस्ट्रेशन तेरे पास। सो ऐसे ही उस समय के ब्रिटिश पार्लियामेंट के जो एमपी है ना, एमपी ब्रिटिश पार्लियामेंट के, उनमें से एक एमपी को बना दिया गया है क्या, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। क्या बना दिया गया है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जिसका काम क्या है, भारत का एडमिनिस्ट्रेशन संभालना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसकी जिम्मेवारी है। इस बंदे का नाम क्या है, इस ऑफिस का नाम क्या है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, एसओएस। इज इट क्लियर? पहले जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बने थे, फर्स्ट एसओएस, हाँ जी क्या नाम है उनका, उनका नाम है लॉर्ड स्टैनली। लॉर्ड स्टैनली भारत के पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बने हैं, लॉर्ड स्टैनली। ठीक है जी। अब देखो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के साथ ना 15 बंदे और दिए गए हैं, एक 15 मेंबर इंडिया काउंसिल बनाई गई है, 15 मेंबर इंडिया काउंसिल, जो इसको असिस्ट करेगी, हेल्प करेगी बेसिकली। वो भी एमपी है, वो भी सारे एमपी है ब्रिटिश पार्लियामेंट के। सो एक तो हो गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लॉर्ड स्टैनली, 15 बंदे और हैं। इज इट क्लियर? इसको कहा जाता है 15 मेंबर इंडिया काउंसिल। आई बात समझ में? ये जो 15 मेंबर इंडिया काउंसिल है ना बच्चों, इसके अंदर 8 मेंबर्स तो थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के और 7 मेंबर थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के। अब आए वो बात समझ में कि ईस्ट इंडिया कंपनी का रोल कहां खत्म नहीं हुआ, ये आ गए यहां पे। आई बात समझ में कि नहीं? 8 बंदे आगे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो पॉलिटिकल फंक्शन देखेंगे भारत के, और 7 बंदे आगे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के जो कौन से फंक्शन देखेंगे, कमर्शियल फंक्शंस। सब के सब। इज इट क्लियर नॉट? बिल्कुल ध्यान से सुनना अब मेरी बात को, जो मैं कहूंगा अब तुम्हें रिलेट करना है भाई एजुकेटेड मिडिल क्लास को, अब रोल आएगा उनका। देखो आज के भारत से रिलेट करते हैं। आज हमारे जो प्रधानमंत्री है या जो राष्ट्रपति है वो भारत के एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं बेसिकली, है ना। इनको हम काइंड ऑफ भारत का राष्ट्रपति बोल सकते हैं, काइंड ऑफ, है नहीं वैसी पोस्ट नहीं बट ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री टाइप पोस्ट तो अभी भारत में बनेगी। आप सोचिए भारत का एडमिनिस्ट्रेशन करना है भारत के प्रधानमंत्री को या राष्ट्रपति को, और प्रधानमंत्री या जो राष्ट्रपति है बेसिकली वो भारत में रहते ही नहीं है। वो कहां रहते हैं, सपोज ऑस्ट्रेलिया रहते हैं,
अब ऑस्ट्रेलिया बैठे बैठे वो भारत को एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। क्या उनको कभी एक्चुअल सच्चाई पता लग पाएगी भारत के लोगों को कि भारत में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, या भारत के लोगों को किस चीज की जरूरत है, किस चीज की नहीं है? कैसे पता लगेगा? और इस जमाने में तो कोई सोशल मीडिया कुछ भी नहीं ऐसा जो फटाफट आपने मेल डाल दी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये ऑफिस क्रिएट करने के पीछे लॉजिक तो अच्छा था कि एक बंदे की जिम्मेवारी दे देते हैं, बट वो बंदा, दिक्कत देखिए क्या है, दिक्कत ये है कि ये जो सारे के सारे बंदे हैं ना, ये सब के सब बंदे टोटल, इनकी जो सिटिंग है ना, सिटिंग, ये जो बैठे हैं, कहां बैठे हैं ये? ब्रिटेन में। सब के सब कहां बैठे हैं? ब्रिटेन में। हम क्या करें इनका? क्या करें हम इनका? बैठे हैं तो बैठे रहो भाई। इतनी तो ताकत हमारे पास नहीं है ना, अभी इनके सामने हमारी इतनी औकात थी कि हम इनसे पूछ सके कि बता तो दो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कर क्या रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कुछ भी नहीं है, अभी हम कुछ नहीं पूछ सकते इनसे। अब देखो तुम जरा थोड़ा सा अब सोचना शुरू करो एजुकेटेड मिडिल क्लास के हवाले से। 1857 की क्रांति में अपने लोगों का साथ नहीं दिया, भारत के लोगों का साथ नहीं दिया ना, भले न्यूट्रल रहे हैं, लेकिन अपनों का साथ भी तो नहीं दिया। मेरी बात समझ में आई है? भाई दो दोस्तों की लड़ाई होगी यार, है ना, तो मान ले दो लड़ाई थी, अगले भी दो बंदे थे, अब उनमें से एक रुक के साइड में खड़ा हो गया, कह रहा मैं नहीं लड़ूंगा, मैं तो न्यूट्रल रहूंगा। तू न्यूट्रल नहीं है, तू एक तरीके से उनका ही साथ दे रहा है, क्योंकि हम तो कमजोर पड़ गए ना। आई बात समझ में? सो ठीक है, अपना स्टैंड रखने का, अब इनका जो लॉजिक था वो बहुत अच्छा था, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनके साथ अब देखो क्या होगा। ये बैठे थे किस इंतजार में कि ब्रिटेन भारत में आते ही भारत को स्वर्ग बना देगा, जिसमें सबसे पहले जो पहला संविधान आएगा, पहले संविधान में सबसे पहले तो देश के अंदर इलेक्शंस आएंगे, हमारे पास वोटिंग राइट आएगा, फिर फंडामेंटल राइट्स आएंगे, फिर काम करने का अधिकार आएगा, आवाज उठाने का अधिकार आएगा, जुडिशरी आएगी, एग्जीक्यूटिव आएगा। ये देखो इन्होंने एक ऑफिस क्रिएट किया है भारत के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, लेकिन उसको बिठा कहां रखा है? यहां तक भी ठीक है, चलो हम काम चला लेते हैं, यहां तक भी ठीक है। इससे बड़ी दिक्कत की बात पता क्या है? इन सब के सब बंदों की जो सैलरी है ना, सैलरी वो भारत से जाएगी। वाह, इन सब के सब बंदों की सैलरी कहां से जाएगी? भारत से। क्या बात है! ये सर्व कहां कर रहे हैं? बैठे कहां हैं? अब एक कंसेप्ट समझाऊं तुम्हें यहां पे। एक कंसेप्ट होता है ड्रेन ऑफ वेल्थ का, है ना, कि कहीं का पैसा वहां से उठकर दूसरी जगह चला जाता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आप समझ लीजिए, मान लीजिए अब ये आयुष है, कल को ये हिमाचल में कोई जॉब लग जाए, ठीक है। अब देखो ये वहां मान लो कोई लग गया किसी भी पोस्ट पे, पटवारी सटवारी लग गया, इसकी सैलरी कौन सी सरकार देगी? हिमाचल की सरकार सैलरी देगी इसकी। ये क्या करता है, अपना सारा पैसा सैलरी फटाक से उठा के यूपी भेज देता है, क्योंकि इसको तो जरूरत नहीं है, सरकारी आदमी है, इसका तो ऊपर से काम चल जाता होगा। किसी की जमीन का पट्टा छोटा बड़ा कर दिया तो आ गया इस पे तो दो चार तो ये अपनी सारी सैलरी कहां भेज देता है? यूपी। अब इसके घर वाले यूपी में ले रहे मजे, वहां बाइक खरीद रहे, कार खरीद रहे, राशन खरीद रहे, कपड़े खरीद रहे, सब कुछ खरीद रहे। उनके ऊपर जो टैक्स लग रहा है, वो टैक्स का पैसा किस सरकार पे जा रहा है? जा रहा है कि नहीं जा रहा? इसकी सैलरी कौन सी सरकार दे रही है? सपोज ऐसे ऐसे 100 इंप्लॉई है, जो सैलरी कहां से उठा रहे हैं, पैसा कहां खर्च रहे हैं, वो टैक्स का पैसा घूम के किस सरकार पे जा रहा है? अगर ये हिमाचल का पैसा हिमाचल में खर्चता तो वही पैसा घूम के हिमाचल की सरकार पे आ जाता, एक चेन ऑफ सप्लाई बन जाती पैसे की। अब इसका सारा पैसा, हिमाचल का सारा पैसा कहां जा रहा है? इसको क्या बोलते हैं? ड्रेन ऑफ वेल्थ। क्या बोलते हैं इसको? इनका ये पैसा है किसका? भारत का। भारत का है। ये पैसा अगर भारत में खर्च हो हमें कोई दिक्कत नहीं है, टैक्स आ रहा है सरकार के पास, तो सरकार उसी टैक्स के पैसे से यहां पे तरक्की करेगी। लेकिन ये पैसा जा कहां रहा है? ब्रिटेन। और ये सब कहां बैठे हैं बंदे? ये खर्चा कहां करेंगे? टैक्स किसकी सरकार के पास जाएगा? अब अगर तुम उस समय के एजुकेटेड मिडिल क्लास हो तो पहला झटका तो तुम्हें लग गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कि ये हुआ बढ़िया मजाक हमारे साथ। हाँ, करेंसी वाला कोई मैटर नहीं, क्यों नहीं होता?
सब कुछ करेंसी है, भारत की करेंसी रुपया चलती है, उनकी करेंसी अपनी चलती है, पौंड उसमें कन्वर्ट करके लेके जाते हो सारा पैसा। थोड़ा जो जो हाँ हाँ, देखो यहां तक समझ में आया भाई कि एक ऑफिस क्रिएट किया गया, किसका ऑफिस है? अब इसको लेके सारे डाउट क्लियर कर लेना, ये इतिहास में कई जगह नाम आएगा इसका, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एक ऑफिस है जिसका काम है भारत का एडमिनिस्ट्रेशन करना। इज इट क्लियर? उसको 15 बंदों की इंडिया काउंसिल दी गई है, ये सारे के सारे बैठे बंदे बैठे कहां है? ब्रिटेन। सैलरी कहां से जा रही है? क्लियर और नॉट? अब देखो, हाँ जी, हाँ हाँ, सब कुछ डिसाइड, लॉ एंड ऑर्डर के लिए तो अभी भारत में ही बिठा देंगे एक बंदे को ये। देखिए जी, अब एक पोस्ट जो इन्होंने इंडिया में क्रिएट की है, जो भारत में बैठेगा, ये तो कहां बैठे थे? ब्रिटेन में। एक बंदा जिसकी सीटिंग इन्होंने बिठाई है इंडिया के अंदर कि भाई तू बैठेगा भारत में और तू हमें वहां से सारा हिसाब किताब करके देगा, उस पोस्ट का बच्चों नाम है वाइस रॉय। क्या नाम है? वाइस रॉय। वाइस रॉय को बेसिकली रॉयल एजेंट कहा जाता था, रॉयल एजेंट। अब ये अभी तो छोटी पोस्ट, छोटी तो नहीं है, थोड़े दिनों में लगभग ये पोस्ट ना प्रधानमंत्री के बराबर हो जाएगी, इसके पास पावर आ जाएगी अच्छी खासी। भारत के अंदर कौन बैठा है? वाइस रॉय। और वाइस रॉय के साथ भारत के अंदर इसको दी गई है बच्चों एक 4 मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव नहीं है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल है। ब्रिटेन से कानून पास होकर आएंगे, इनको उनको एज इट इज लागू करना है बस। वाइस रॉय प्लस 4 मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ये सब के सब बंदे कहां बैठे हैं भाई? भारत में। इनकी भी सैलरी कहां से जाएगी? भारत से। चलो कोई बात नहीं। वाइस रॉय का कार्यकाल जनरली 5 साल का रहेगा। इज इट क्लियर? वाइस रॉय का कार्यकाल कितना रहेगा? 5 साल। ठीक है, अब देखो, अब एक सिस्टम थोड़ा सा समझेंगे। चलो तीसरे पॉइंट में समझाता हूं इसको, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट में। बट फिर भी आप यहां से ऐसे समझ के चलो कि देखो, ब्रिटिश पार्लियामेंट अपॉइंट करेगी एक बंदे को, उस बंदे का नाम क्या होगा? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। उस बंदे का नाम क्या होगा? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, है ना? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और ये जो 15 मेंबर इंडिया काउंसिल है ना, ये डिसाइड करेंगे कि कौन बनेगा अगला भारत का वाइस रॉय। कौन बनेगा अगला भारत का वाइस रॉय? बात समझ में आ रही है? यानी कि एक सिस्टम बन गया। अब सबसे नीचे पोस्ट अभी कौन सी है? वाइस रॉय। वाइस रॉय के ऊपर है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, यानी कि वाइस रॉय किसको आंसरेबल है? और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट किसको आंसरेबल है? ब्रिटिश पार्लियामेंट को। किसको आंसरेबल है? क्लियर और नॉट? पक्का समझ में आया? ठीक है, हाँ हाँ, और कहां जाएंगे ये? चलो इसमें लिखो जरा, यहां तक लिख लिया कि नहीं? ये साथ साथ, हाँ भाई, सबने लिख लिया? चलो इसमें लिखो अब, नाउ इंडिया केम, नाउ इंडिया केम अंडर द कंट्रोल ऑफ under the control of secretary of state, secretary of state who was member of, who was member of British Parliament, who was member of British Parliament and appointed by British Crown, appointed by British Crown, full stop. He was assisted by a 15 member, he was assisted by a 15 member India Council established at London, established at London. नेक्स्ट पॉइंट, ए न्यू पोस्ट, पॉइंट वाइज लिखना हिस्ट्री को, पैराग्राफ मत बनाना।
A new post called Viceroy, a new post called Viceroy was created. Who will be responsible? Who will be responsible to Secretary of State? नेक्स्ट पॉइंट, एक पॉइंट और लिख लो। द फ्रस्ट्रेटिंग एलिमेंट, परेशान करने वाली जो चीज थी, फॉर द EMC, द फ्रस्ट्रेटिंग एलिमेंट फॉर द EMC was that the salary of SOS, अब मैं SOS बोलूंगा तो समझ जाओगे ना, the salary of SOS and India Council will be charged on India's fund. क्लियर होगी बात? एक बार इस पूरे पॉइंट को देख लीजिए स्टार्टिंग से लेकर ड्यूअल गवर्नमेंट से। अगर कुछ भी डाउट आ रहा है भाई तो पूछ लो बच्चों। सेकंड पॉइंट देखो बच्चों, सेकंड पॉइंट है ICS कमिश्नर्स, इंपीरियल सिविल सर्विस कमिश्नर्स। देखिए भैया, पढ़ा लिखा आदमी जब +2 कर ले, ग्रेजुएशन कर लेता है, जब हम उसे पढ़ा लिखा कहने लगते हैं तो सबसे पहले उसकी जो इच्छा होती है वो क्या होती है? सरकारी नौकरी की। किस चीज की इच्छा हो जाती है? सरकारी नौकरी की। एक बढ़िया सी नौकरी हो, सेटल्ड लाइफ हो और बस टेंशन फ्री हो। यही अधिकांश मध्य भारत की यही सोच है कि नहीं बात? और ये तो फिर सारे के सारे EMCs हमारे एजुकेटेड मिडिल क्लास, इनको तो चाहिए ही। बस बात ये है कि ये क्लर्क की पोस्ट नहीं मांगेंगे, ये थोड़ी बड़ी पोस्ट मांगेंगे, है ना। अब एक सिस्टम समझिएगा। देखिए, जब ब्रिटेन यानी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के अंदर सेटल होना शुरू हो गई और भारत के अंदर उन्होंने कब्जे करने शुरू कर दिए, जैसे सबसे पहले बंगाल का प्रांत उनके कब्जे में आया था ना बच्चों। अब देखो, बंगाल के टैक्स कलेक्ट करने के राइट किसके पास आ गए थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बाद, इलाहाबाद के पास। ठीक है। उन्होंने क्या किया, जैसे बंगाल एक प्रांत था ना पूरे का पूरा, सपोज ऐसे बंगाल को ना बच्चों डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट बना दिए बंगाल के अंदर। ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं। इज इट क्लियर? हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर टैक्स कलेक्ट करने के लिए एक बंदे को अपॉइंट कर दिया और उसका नाम रख दिया कलेक्टर। वहां से ये पोस्ट बनी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। बात समझ में आई है? DC की पोस्ट होती है ना शहर के अंदर, DC एक शहर का मालिक होता है, सबसे बड़ी पोस्ट होती है बेसिकली वो, एक है ना, सबसे बड़ी ब्यूरोक्रेट पोस्ट होती है वो एक। सो वहां से बनी थी ये पोस्ट, वॉरेन हास्टिंग्स ने बनाई थी सिस्टम बेसिकली, जो पहला गवर्नर जनरल बना था, है ना, उसने बनाया था ये। अब क्या हुआ, ये जो DC था ना, ये जाता था टैक्स कलेक्ट करने के लिए। जब DC टैक्स कलेक्ट करने जाता था तो आगे जो बड़े बड़े जमींदार थे ना, उनके पास लठियाल हुआ करते, लठियाल। अब 7-7 फुट के लौंडे बड़े बड़े लठ लेके खड़े हैं, वो DC को पेल देते थे। तो DC ने जाके वॉरेन हास्टिंग्स को कहा कि भाई ऐसे ऐसे करके बात हो गई, ये हमें मारपीट देते हैं। तो कह रहा तुम पुलिस क्यों नहीं लेके जाते हो? कह रहा पुलिस का कंट्रोल हमारे पास है ही नहीं है। कह रहा आज से पुलिस भी पूरी की पूरी तुम्हारे अंडर ही रहेगी। देखो तब का सिस्टम है ये, आज भी ऐसा ही है भारत में। पूरे डिस्ट्रिक्ट की पुलिस, एक अलग ऑफिसर बैठता है, IPS बैठता है इंडियन पुलिस सर्विस का बेसिकली, जो काम संभालता है। बट एक्चुअल जो हेड होता है ना पूरी डिस्ट्रिक्ट की पुलिस का, वो DC होता है। ये तब के चले सिस्टम है जो अब तक चल रहे हैं, एज इट इज ब्रिटिश वाले।
सो तब से ना डीसी के पास सारी सिविल पावर्स भी और पुलिस पावर्स भी सारी की सारी तब से आ गई थी। अब क्या हुआ, अब अगर मान लो बंगाल के अंदर भाई 15 डिस्ट्रिक्ट बना दिए, तो 15 डीसी अपॉइंट करने हैं। अब डीसी जो बंदा है ना, ये बहुत पढ़ा लिखा आदमी और बहुत जेन्युइन बंदा होना चाहिए, मतलब कहने का सरकारी आदमी हो। पहली बात तो ये, कोई प्राइवेट बंदे को थोड़ी लगा लेंगे, ये सरकारी होगा तो स्टेबल रहेगा, प्राइवेट तो लूट के खा जाएगा इनको। तो ना भारत के अंदर नीड शुरू हुई सरकारी अफसरों की। किसको नीड स्टार्ट हुई? ब्रिटिशर्स को। बात समझ में आ रही है ना? ये सिस्टम मैं बता रहा हूं लगभग आपको 1770 के आसपास का। अब क्या हुआ, इन्होंने छोटे मोटे काम करने के लिए, मैंने आपको बताया था कि भारत के अंदर क्या इंट्रोड्यूस कर दी थी? इंग्लिश एजुकेशन, वेस्टर्न एजुकेशन ले आए थे। क्यों? ये चाहते थे कि हमें क्लर्क क्लर्क लेवल के बंदे भारत में से ही मिल जाए। अगर हम इतने लेवल के बंदे भी ब्रिटेन से लाएंगे तो बहुत खर्चा पड़ता है यार, वो सैलरी भी बढ़ा के लेता है, उसके यहाँ रहने खाने का इंतजाम करो, सारी फैसिलिटीज दो उसको। तो इन्होंने भारत के अंदर क्या इंट्रोड्यूस कर दी? वेस्टर्न एजुकेशन, अपने फायदे के लिए। जब हमारे बंदे पढ़ लिख गए, एजुकेटेड हो गए, +2 कर ली, ग्रेजुएशन कर ली हमने ब्रिटेन की एजुकेशन से, तब हमारे बंदों ने कहा कि यार तुम हमें नौकरी क्यों नहीं देते हो? बढ़िया लेवल की क्लर्क तो तुम हमें लगा रहे हो, बढ़िया लेवल की नौकरी हमें क्यों नहीं देते हो? ये नौकरी तो तुम अपने बंदों को देते हो। तो इन्होंने कहा कि देख भाई, ये नौकरी पाने के लिए पेपर देना पड़ता है। कौन सा पेपर? आज कौन सा पेपर देना पड़ता है? सिविल सर्विसेज का, है ना? इन्होंने कहा ये पेपर देना पड़ता है। कह रहा इस पेपर का नाम क्या है? इस पेपर का नाम है इंपीरियल सिविल सर्विसेज। क्या नाम है इस पेपर का? इंपीरियल सिविल सर्विसेज। तो कहता ठीक है, इसकी एलिजिबिलिटी बताओ। एलिजिबिलिटी तो इसमें ग्रेजुएशन ही होती है, तो हम भी ग्रेजुएट है। कह रहा तुम ग्रेजुएट तो हो, पर अभी तक देखो, अभी भारत में किसका राज चल रहा है? ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या कहा कि देखो यार, हमारे पास परमिशन नहीं है कि हम तुम्हें अपॉइंट कर सके या तुम्हारा पेपर कंडक्ट करवा सके, और पेपर कंडक्ट करवाने का काम हमारा तो है ही नहीं, ब्रिटिश सरकार का है, वो डिसाइड करेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो सबसे पहले ना बच्चों, एक एक्ट आया था, चार्टर एक्ट 1833 का, 1833 का, जिसके अंदर यह बात कही गई थी कि हम भारत में से भी आईसीएस कमिश्नर्स को अपॉइंट करना शुरू करेंगे, लेकिन उसको लागू नहीं किया गया था। फिर फाइनली बच्चों, वो बेसिकली एक चार्टर जिसके अंदर भारतीयों को परमिशन दे दी गई थी, उस एक्ट का नाम है बच्चों चार्टर एक्ट 1853। मैं लिखवा देता हूं थ्योरी में, चार्टर एक्ट 1853। चार्टर एक्ट 1853 को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने तैयार करके भेजा था, ठीक है, कॉर्नवालिस ने। और इसीलिए लॉर्ड कॉर्नवालिस को क्या कहा जाता है भाई? फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। फादर ऑफ सिविल सर्विसेज कहा जाता है भाई इसको, ठीक है। इस एक्ट के अंदर ना इंडियंस को अलाउ कर दिया गया था, इंडियंस वर ऑल्सो अलाउड, इंडियंस वर ऑल्सो अलाउड टू गिव एग्जाम। ठीक है, इंडियंस को भी क्या कर दिया? अलाउ कर दिया कि तुम भी पेपर दे सकते हो। इज इट क्लियर? ये एक्ट याद रखना भाई, चार्टर एक्ट 1853 का। 1853 में एक्ट आया, 4 साल बाद क्या होने वाला है? 1857 में क्या होगा? रिवोल्ट होगा कि नहीं होगा? रिवोल्ट होगा, है ना? अभी देखो जरा, एग्जाम ओपन कर दिया इंडियंस के लिए बेसिकली, लेकिन टर्म एंड कंडीशन देखेंगे, टर्म एंड कंडीशन, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे बात को। सबसे पहली तो है एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी में क्या चाहिए भाई? ग्रेजुएशन, वो है हमारे पास, वो हमारे बतेरे बंदे अब करके घूम रहे हैं, ग्रेजुएशन है। इज इट क्लियर? सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड ये है कि पेपर की जो लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज वो क्या रहेगी? ओनली इंग्लिश, या कह लो लैटिन भाषा में पेपर होगा, इंग्लिश। आज सिविल सर्विस का पेपर 2 भाषाओं में छप के आता है कि नहीं आता? इंग्लिश और हिंदी बेसिकली, है ना? उस समय सिर्फ इंग्लिश। इज इट क्लियर? तीसरी कंडीशन है, सबसे तगड़ी चीज जो है वो है एग्जाम सेंटर, कि पेपर होगा कहां? सो पेपर होगा लंदन में, यानी कि अगर आपको पेपर देना है तो कहां आना पड़ेगा? क्या बात कर रहे हो, है ना? और अभी थोड़ी रुक गए यहीं पे, ये इन्होंने कहा एक कंडीशन और भी है, वो एक एक्स्ट्रा कंडीशन है। क्या? कि उस बंदे को ना हॉर्स राइडिंग भी आनी चाहिए। हॉर्स राइडिंग, वाह, हॉर्स राइडिंग तो आज इतना महंगा खेल है, तब तो सोच के देखो कितना महंगा होगा। बात समझ में आई है?
दीज वर टर्म एंड कंडीशंस फॉर एन इंडियन इफ यू वांट टू बिकम एन आईसीएस कमिश्नर। अगर आपको उस समय एक आईएएस बनना है, एक आईपीएस बनना है, ये टर्म एंड कंडीशंस है भाई। आज देखो ना, आज तो कितना हल्का है, ग्रेजुएशन तो चलो आज भी है, लैंग्वेज इंग्लिश हिंदी दोनों आ गई बेसिकली। एग्जाम सेंटर आपके घर के पास मिल जाता है, आपको चंडीगढ़ मिल गया, आसपास कहीं भी मिल गया, और हॉर्स राइडिंग जैसी तो कोई चीज ही नहीं है आज की बात करें अगर हम। ठीक है, आई बात समझ में? अब देखो क्या हुआ, 1853 के बाद एग्जाम ओपन हो गया। 1855 से इंडियंस को अलाउ कर दिया गया था कि 1855 से एक्ट लागू हो गया था कि इंडियंस भी आ सकते हैं। लेकिन कैसे, इतनी कंडीशनों में पार पाना आसान था क्या? तो क्या हुआ इसके बाद भाई, इसके बाद हो गया रिवोल्ट ऑफ 1857। रिवोल्ट हो गया। जब रिवोल्ट हुआ तो भारत में से किसका रूल खत्म हो गया? ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल एंडेड, खत्म। किसका रूल स्टार्ट हो गया? ब्रिटिश क्राउन का रूल स्टार्ट। आप बताओ सबसे ज्यादा खुश कौन होगा? ईएमसी होंगे कि नहीं होंगे? कंपनी गई भाड़। अब ब्रिटेन आ गया, और ब्रिटेन आ गया तो अब हमारा बहुत अधिकार बढ़ जाएगा और अब हम इजीली आईसीएस कमिश्नर बन पाएंगे। क्यों? ब्रिटेन तो जब आ गया खुद, तो भारत में पेपर करवाएगा, हमारी भाषाओं में पेपर छपेगा, हॉर्स राइडिंग पोर्स राइडिंग सब हट जाएगा। समझ रहे हैं आप बात को? अब ब्रिटिश क्राउन का रूल स्टार्ट हुआ तो पहला एक्ट आया, कौन सा? जो हम पढ़ रहे हैं। कौन सा था वो एक्ट? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। पहला एक्ट आया, इसके अंदर आईसीएस कमिश्नर्स का क्लोज आया। है ना? यहां तक तो पढ़ के बहुत अच्छा था। जैसे सपोज करो भाई, किसी स्टेट में कोई पेपर निकला तो उन्होंने सब कुछ बता दिया कि हाँ भाई पेपर होगा और इतनी पोस्टें हैं और ये बंदे लग सकते हैं, ये एलिजिबिलिटी है। लास्ट में लिख दिया पेपर की फीस, और वो लिख दी 10,000 रुपए। उसका कोई फायदा है? नहीं ना। अब हम बैठे उम्मीद में, किस उम्मीद में? कि ब्रिटेन आएगा और हमारे यहां जन्नत बना देगा, और बस भारत में अब आईसीएस ही आईसीएस होंगे, भर के निकलेंगे। वो ब्रिटेन है। आपको पता है 1858 के एक्ट में 1853 के एक्ट के मुकाबले एक भी कंडीशन को चेंज नहीं किया गया, एक भी कंडीशन। ऑल द टर्म एंड कंडीशंस वर सेम, एग्जैक्टली सेम। एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन, एग्जाम सेंटर लंदन, लैंग्वेज इंग्लिश, हॉर्स राइडिंग कंपलसरी। ये क्या हुआ? हमें तो लगा था ब्रिटिश क्राउन आएगा और पता नहीं क्या बना देगा। आर यू गेटिंग मोमेंट? ये दूसरा झटका इस एक्ट का। किसके लिए? किसके लिए? दबाव तो इन्हीं पे पड़ेगा। 1857 क्रांति लोग भूले थोड़ी है। और इन्होंने क्या कहा था? अरे रुक जाओ यार, आने तो दो ब्रिटेन को, आने दो ब्रिटेन को, देखना तुम ब्रिटेन भारत में क्या करेगा, मजा आ जाएगा तुम्हें देश में। आ रहा है मजा? पहले तो लोग इनसे पूछेंगे तुम्हें मजा आ रहा है कि नहीं? बात यार बहुत बड़ा धोखा हो रहा है इनके साथ। आईसीएस कमिश्नर्स का क्लोज आया, ऑल टर्म एंड कंडीशंस वर सेम, कुछ नहीं बदला गया, एग्जैक्टली सेम, ऑल टर्म एंड कंडीशंस वर सेम। दिस वाज द बिगेस्ट शॉक फॉर ईएमसी। वन थिंग मोर, डोंट थिंक अबाउट आजादी एट दिस पॉइंट। अभी इनकी भी सोच नहीं है ऐसी। दे वॉन्ट टू सर्व फॉर ब्रिटेन, दे वॉन्ट टू डू सर्विस फॉर ब्रिटेन। आप देख रहे हो ना, अगर ये आईसीएस लगते भी है, काम किसके लिए करेंगे? सरकार किसकी है देश में? उन्हीं के लिए तो काम करेंगे। दे आर ईगर टू वर्किंग अंडर ब्रिटेन। हाउ कैन दे थिंक अबाउट इंडिपेंडेंस? देयर इज नथिंग लाइक इंडिपेंडेंस एट दिस पॉइंट, नथिंग। वो तो चीज बनेगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? उसका तो भी बीज भी नहीं बोया इंडिपेंडेंस का, तो फल तो कहा जाएंगे अभी से। इज इट क्लियर नॉट? दिस वाज सेकंड पॉइंट अबाउट आईसीएस कमिश्नर्स। इतना टाइम मैं इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि इसके बाद जब आगे पॉइंट आएंगे तो दोबारा इतनी डिटेल में नहीं बताऊंगा इन चीजों को मैं। एवरीथिंग यू हैव टू रिमेंबर कि क्या टर्म एंड कंडीशन थी। ठीक है?
हाँ, इस समय एक कंडीशन एक रह गई, मैक्सिमम एज भी लिख लो इसमें, मैक्सिमम एज टर्म एंड कंडीशन में। आज जनरल कैटेगरी के लिए कितनी एज है भाई? 32। जनरल के लिए 32 है, ओबीसी के लिए 35 आई थिंक, SC ST के लिए आई थिंक 37 या कुछ है, ठीक है। सो जनरल कैटेगरी के लिए आज कितनी एज है? 32 है ना। उस समय कैटेगरी तो कोई भी नहीं थी, बेसिकली कॉमन एज थी। मैक्सिमम एज टू क्लियर दिस एग्जाम वाज 21 ईयर्स। मैक्सिमम एज वाज, लेकिन बात पता क्या, ये ना ये भारतीय है, ये दबते कहाँ है, ये नहीं दब रहे। बना लो जैसी कंडीशनें बनानी है, कितना ही टफ कर लो पेपर को भी तुम, और सब कुछ होगा जैसे आज होता है, प्री होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू होगा, ट्रेनिंग होएगी, फिर जाके सर्विस मिलेगी। कोई चक्कर नहीं है भाई साहब। 1858 में तो ये एक्ट आया ही है, मान लो कंडीशनें सेम रखी गई है। मात्र 6 साल बाद 1864 में, हाँ जी, पहले बंदा जो भारत से पहले ICS बने थे, कौन थे वो? सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र नाथ टैगोर पहले ICS भारत के भाई। ये टैगोर परिवार तो जितना पढ़ा लिखा था ना भाई, पूरे भारत के बराबर तो अकेले पढ़े हुए थे ये, इतना पढ़ा लिखा परिवार था ये, सत्येंद्र नाथ टैगोर। फर्स्ट ICS 1864 में जिनकी ज्वाइनिंग हुई थी वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। इतनी टफ टर्म एंड कंडीशन के बावजूद भी इंडियन ने वहां तक बाजी मारी दी। और अब तो शुरुआत हो गई है। अभी 1871 में ना, 1871 में 3 बंदे एक साथ ICS निकाल देंगे। अच्छा एक बात सोचो आप, है तो ब्रिटेन के लिए आसान ही चीज है यार। देखो, ऊपर की सरकार ब्रिटेन, आज एक DC बैठा है एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, एक DC बैठा है, क्या वो DC सरकार हटा देगा चाहे तो? बदल सकता है क्या सरकार? नहीं बदल सकता। ब्रिटेन को खतरा किस बात का? इतनी टफ टर्म एंड कंडीशन क्यों रख रहा है? वो क्यों नहीं चाहता कि भारतीय ICS बने? एक तो ये बात बहुत बढ़िया, शुरुआत हो जाएगी, सिस्टम में एंटर कर जाएंगे बंदे। दूसरा, हाँ बहुत बढ़िया भाई, बराबर बैठेंगे, और एजुकेशन मिल जाए तो फिर उनके अंदर विद्रोह की। एजुकेटेड तो चलो ये है ही है। नौकरी क्यों नहीं देना चाहता ब्रिटेन? क्यों नहीं कमिश्नर बनाना चाहता? DC क्यों नहीं भारत के चाहता? वो ज्यादा ज्यादा चाहता तो है कि एक आधा आ जाए, वो भी इसलिए चाह रहा है कि इस बात को लेकर विद्रोह ना हो। ये टर्म एंड कंडीशनें रख रहा है ना, वो रख के इतनी टफ टर्म एंड कंडीशनें क्यों रख रहा है? ताकि यूं ना हो कि यही भरते चले जाए। लेकिन इससे उसको खतरा क्या? देखो ना, भारतीय बंदा इमोशनल आदमी है कि नहीं है? भारतीय बंदे को कहा टैक्स कलेक्ट करके ला, वो गया, आधा तो गांव चाचे ताऊ का निकल गया, आधे गांव में फूफा मामा मामे निकल गए, कहीं ना कहीं रिश्तेदारियां निकल गई, अब उनसे क्या टैक्स लेगा वो? तो कहते हैं चल छोड़ यार, रोड रवान लग गया, आगे से औरतें रोड रवान लगी, उन्हें कहा छोड़ यार, क्या टैक्स टुक्स लेना। दूसरी बात है, सिस्टम के अंदर एंटर कर जाएंगे, सिस्टम के अंदर एंटर करेंगे, सिस्टम को समझ लेंगे, सिस्टम को समझेंगे तो कल को लगेगा कि यार ये सिस्टम तो हम खुद भी चला सकते हैं। आज मैं तुम्हें हिस्ट्री पढ़ाई जा रहा हूं, कल एक आध पक्का निकलेगा ऐसा जो कहेगा कि यार ये तो कोई बड़ी बात ही नहीं थी, ये तो मैं पढ़ाई देता। एक आध टीचर निकलता ही है हर बैच में से, आज अलग अलग कोचिंग सेंटर में पढ़ाई रहे हैं, ये पक्की बात है ये। ठीक है ना जी। कई सारे खतरे हैं। दूसरी बात है कि ब्रिटेन नहीं चाहता कि इनका राज आ जाए नीचे, तो भाई नीचे सबसे DC बैठा है, एक डिस्ट्रिक्ट का राजा DC है, वो डिस्ट्रिक्ट कौन कंट्रोल करेगा? DC। अगर वो इंडियन हो गया और ऐसे करते करते सारे डिस्ट्रिक्टों में इंडियन हो गए, ये तो इन्हीं का राज आ जाएगा, हमारा तो गवर्नर बचेगा बस। ये कल को गवर्नर की ना मानने तो, ये स्ट्राइक करके बैठ जाए तो, सारी पावर नहीं ना आप दे सकते। आ रही बात समझ में? तो मैं भी कुछ पॉइंट रख लूंगा ऐसे जो सिर्फ मुझे पता हो। क्यों आयुष? नहीं नहीं मैं नहीं रखूंगा, तो पढ़ा लियो जहां पढ़ाना हो, ठीक है। सो ये था सेकंड पॉइंट हमारा ICS कमिश्नर्स का। इज इट क्लियर? अभी पहले एक्ट है और पहले पॉइंट्स हैं, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है इनको समझने में, आगे ये चीजें आएंगी तो आप फटाक से समझ जाओगे, ठीक है। यहां तक करते हैं आज बच्चों। थर्ड जो पॉइंट है उसके बारे में थोड़ा बता देता हूं, उसको लिखवा कर दूंगा मैं। देखो क्या कहा है कि भारत में पहली बार क्या मिल गया भारत को? रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। थर्ड पॉइंट क्या है? रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट?
मतलब ये बात है। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट मीन्स अकाउंटेबल, अकाउंटेबिलिटी होना। किस चीज की? अपने काम की। यू हैव पेड फीस, आई एम अकाउंटेबल नाउ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मेरे को अच्छा पढ़ाना पड़ेगा, आई एम अकाउंटेबल। व्हाई? बिकॉज यू हैव गिवन मी फीस, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। अब पब्लिक सरकार को क्या देती है? वोट। सो सरकार उनके लिए क्या बन जाती है? अकाउंटेबल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और अगर अच्छा काम ना करे तो पब्लिक के पास ही पावर भी होती है, पब्लिक क्या कर सकती है? हटा सकती है। हटा सकती है कि नहीं हटा सकती? दैट मीन्स रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी। दे कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम देयर ऑफिस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो भारत को पहली बार रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट मिली है। किसके रूप में बताओगे? मैं यहां वाइसरॉय की बात कर रहा हूं या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की बात कर रहा हूं? किसको हटाया जा सकता है अगर वो अच्छा काम नहीं करता है? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। वाइसरॉय तो करिंदा एक आगे बैठा है, उसे काम करने के लिए बोल कौन रहा है? तुमने जैसा बोला मैंने वैसा कर दिया। बोला किसने है? एसओएस ने। अगर भारत में बगावत हुई, जिम्मेवार कौन होगा? वाइसरॉय या एसओएस? एसओएस भाई। कानून किसने पास करे? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब ये बताओ एसओएस किसको रिस्पॉन्सिबल है? ब्रिटिश पार्लियामेंट को। किसको रिस्पॉन्सिबल है? तो चलो एक टेम्परेरी ही सही, लेकिन भारत को एक ना पहली बार भारत को एक रिस्पॉन्सिबल हेड मिला है जिसको हटाया जा सकता है अगर वो अच्छा काम नहीं करता है। दिस इज अ प्लस पॉइंट फॉर इंडिया। बट दिक्कत क्या है? जिसको हटाया जा सकता है और जो हटाएंगे वो सब बैठे कहां हैं? पता भी नहीं है। लॉर्ड स्टैनली मेल है या फीमेल है हमें तो ये भी नहीं पता। चिट्ठी में ही लिखे या सी लिखे? चिट्ठियां तो लिखेंगे अब हम उसको। कुछ भी हो सकता है ना, इतनी हमें नहीं पता वहां क्या चल रहा है। इज इट क्लियर? बट द पॉजिटिव थिंग इज भारत को पहली बार क्या मिल गई है? रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। और वो है एसओएस, जिसको हटाया जा सकता है अगर वो अच्छा काम नहीं करता है या उसकी वजह से भारत में कोई बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाती है तो। इज इट क्लियर? इसको मैं कल लिखवा दूंगा पॉइंट को, ठीक है? आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच।